कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास में रासायनिक संयोजन के नियम। जैसे कि आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास में हमने आपको कुछ बेसिक डिक्टेशन के बारे में बताया, जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी था। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि केमिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंपाउंड, तत्व, मिश्रण, बहुत सी सारी चीज़ें मैंने बताया था। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंचती रहे। तो हमने बहुत से बेसिक से बेसिक इजी कॉन्सेप्ट में बताया था। तो आज हम बात करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम, तो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करती है उन नियमों को रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। रासायनिक संयोजन का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने के लिए जिन नियमों का पालन करते हैं उन नियमों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। तो रासायनिक संयोजन के 5 नियम हैं। कितने नियम हैं? 5। नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकंड है स्थिर अनुपात का नियम, और थर्ड है गुणित अनुपात का नियम, और फोर्थ है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और 5वां है गेलुसेक का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नियम है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो फर्स्ट देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? इस नियम के अनुसार भौतिक व रासायनिक, इस नियम के अनुसार भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है तथा ना ही नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा? CaO + CO2, यानी क्या बोल रहे हैं, द्रव्य ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सेकंड है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम, इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में जिसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया सदैव भार अनुसार एक सुनिश्चित अनुपात में संयुक्त सुनिश्चित तत्व की उपस्थित रहते हैं। स्थिर अनुपात का नियम कहता है कि अगर रासायनिक यौगिक में जिसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया, कोई भी रासायनिक यौगिक है जिसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया, सदैव भार अनुसार एक सुनिश्चित अनुपात में ही संयुक्त तत्व ही उपस्थित रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब इन दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला? जल मिला। उसी प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl को हमने जब मिलाया तो हमें क्या मिला? जल मिला और NaCl मिला। तो देखो अब इन तत्वों के हम रेशियो निकालेंगे, क्योंकि इसमें क्या बोल रहे हैं, किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो सदैव भार अनुसार एक सुनिश्चित अनुपात में संयुक्त सुनिश्चित तत्व की उपस्थित रहते हैं। तो हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। देखिए रेशियो दोनों के इक्वल निकलेंगे। तो चलो हम जल का रेशियो निकालते हैं। तो इसे निकालने से पहले हमें परमाणु क्रमांक और परमाणु भार यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है पहले उसे समझेंगे। तो चलो हम समझते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। तो एटॉमिक नंबर जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं और एटॉमिक मास जिसे परमाणु भार कहते हैं। तो इसे समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी में समझाऊंगी जिससे कि आपको समझ भी आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो हाइड्रोजन नंबर फर्स्ट है क्या? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, और इसका जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है। उसी प्रकार कार्बन की बात करते हैं। कार्बन की जो परमाणु क्रमांक होती है
वो कितनी होती है, 6 होती है, और इसका जो भार होता है वो 12 होता है, यानी इसका दुगना हो जाता है। जैसे कार्बन का 6 होता है तो 6 का डबल कितना होगा, 12 होगा। उसी प्रकार नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो उसका दुगना कितना होगा, 14, यानी जिसका परमाणु भार कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। उसी प्रकार ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है, और उसका दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। उसी प्रकार सल्फर की बात करते हैं, सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 16 होता है, और इनका जो परमाणु भार होता है उसका दुगना कितना हो जाएगा, 32। उसी प्रकार कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है, और उसका भार कितना हो जाएगा, उसका दुगना 40 हो जाएगा। उसी तरह फ्लोरीन का 9 होता है, उसका परमाणु भार 19 हो जाएगा। फिर फास्फोरस 15 होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 31। उसी प्रकार क्लोरीन का कितना होता है, 17, परमाणु क्रमांक 17 होता है, और उसका परमाणु भार कितना होता है, 35.5। उसी प्रकार सबका इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है और एटॉमिक मास दे रखा है। ये बहुत ही इजी है, अगर ये आपको आ गया तो केमिस्ट्री का आधा आपने कवर कर लिया, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। चलो अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, रासायनिक यौगिक जिसे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया हो सदैव भार अनुसार एक सुनिश्चित अनुपात में संयुक्त सुनिश्चित तत्व की ही उपस्थित रहते हैं। तो देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिया प्लस ऑक्सीजन को ऐड किया तो क्या दिया, जल दिया। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl से जब हमने HCl को मिलाया तो क्या मिला, जल, और प्लस NaCl। तो हम इसका क्या देखेंगे, रेशियो देखेंगे। तो यहाँ पे देखें जल का देखते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और इसका परमाणु भार 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है, यानी इनका रेशियो क्या निकल जाएगा, 1:8 इक्वल निकलेगा। इसी तरह का हम इसका रेशियो निकालेंगे। इनका हाइड्रोजन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, और इनका एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, एटॉमिक मास 1 होता है। और इसी प्रकार ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, और उनका परमाणु भार कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यानी इसका कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2:16। इसे हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1:8, यानी ये इक्वल है। आ गया होगा स्थिर अनुपात का नियम किसे कहते हैं, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट में मैंने बताया, बहुत ईजी लैंग्वेज में। चलो अब थर्ड देखते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व संयोग कर 2 या 2 से अधिक तत्व बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब 2 तत्व संयोग कर 2 या 2 से अधिक तत्व बनाते हैं तो एक ही तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, जो परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। क्या कहता है गुणित अनुपात का नियम, जब 2 या 2 से अधिक तत्व बनाते हैं, जब 2 तत्व संयोग कर 2 या 2 से अधिक तत्व बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से क्या होते हैं, संयोग करते हैं, जो परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। देखो 2 या 2 से अधिक तत्व, जैसे हमने ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने ले लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, 2 अलग अलग तत्व हैं। क्या है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व संयोग कर अधिक तत्व बनाते हैं तो एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं, जो परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक तत्व, यानी हमने कार्बन और प्लस ऑक्सीजन ले लिया, तब कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार कार्बन प्लस ऑक्सीजन को हमने ऐड किया तो क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें आप रेशियो निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो अभी हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बताया कैसे निकालते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हम चलो कार्बन का निकालते हैं। तो कार्बन का कितना होता है,
कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। कितना होता है? 6। और इसका परमाणु भार कितना होता है? 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 8 और उसका एटॉमिक मास कितना होगा? 16। तो यानी 12 अनुपात कितना हो जाएगा? 16। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 32। अब कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना हो जाएगा? कार्बन का अभी हमने कितना निकाला? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है और परमाणु भार कितना होता है? 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है परमाणु क्रमांक और उनका भार कितना होता है? 16। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ पे सेम पर डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इस नियम के अनुसार जब दो तत्व संयोग कर 2 या 2 से अधिक तत्व बनाते हैं, जब 2 तत्व संयोग कर 2 या 2 से अधिक तत्व बनाते हैं तो एक ही तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयुक्त करते हैं, जो परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। यानी देखो दोनों इक्वल अनुपात में है। तो समझ में आ गया होगा कि गुणित अनुपात का नियम किसे कहते हैं। अब चौथा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसे कहते हैं? इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। क्या बोल रहा है? जब कोई 2 तत्व होगा और अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से क्या करेंगे? संयोग करते हैं, तो उनके द्रव्यमान में वही अनुपात होता है। तो उनके द्रव्यमान में क्या होता है? वही अनुपात होता है जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जल्दी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो, तो हमने क्या लिया? अलग अलग 2 कंपाउंड ले लिया, अलग कार्बन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। इसमें व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या कहता है? जब दो तत्व अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो हमने कार्बन को, जब हमने हाइड्रोजन को अलग, तीसरे कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व है और तीसरा तत्व क्या है? यहाँ हाइड्रोजन है। तो जब हमने कार्बन और हाइड्रोजन को जब ऐड किया तो क्या बना? हमारा मैथेन। क्या बना? मैथेन। और अलग अलग तत्व हैं, ये क्या है? अलग तत्व किसी तीसरे तत्व से द्रव्यमान से संयोग कर रहे हैं, तो उनके द्रव्यमान, तो दोनों का जो अनुपात होगा वो सेम होगा, यानी जो उनका रेशियो होगा बहुत रेशियो सेम होगा, और जिनमें वे स्वयं एक दूसरे से क्या होंगे? संयुक्त होंगे। तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमने अभिक्रिया कराया तो क्या बना? H2O यानी जल बना। अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो हम CH4 और H2O का क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। तो CH4 इसे क्या बोलते हैं? मैथेन बोलते हैं। और जल H2O, इनका क्या निकालेंगे? हम रेशियो निकालेंगे। तो अभी हमने कार्बन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार आपको निकालना बताया है, कैसे निकालेंगे। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है और इनका एटॉमिक भार कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और हाइड्रोजन का कितना निकलेगा? हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 1 और उनका परमाणु भार 1 होता है। तो इनका रेशियो क्या निकल जाएगा? 12 अनुपात, यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन? 4 है, तो कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे जल का निकालते हैं, तो जल का परमाणु क्रमांक यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। और उनका परमाणु भार कितना होगा? 1। और ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक और उनका भार कितना होता है? 16। तो इसका क्या कितना निकल जाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 2 अनुपात कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16। तो इनका परमाणु क्रमांक इनका रेशियो निकल गया, यानी 12 अनुपात 4 आ गया और इसका जल का कितना आ गया? 2 अनुपात 16। लेकिन डेफिनेशन क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं तो उनके द्रव्यमान में वही अनुपात रहता है जिसमें वे स्वयं एक दूसरे से क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका जो रेशियो निकला है, कार्बन का कितना निकला है? 12। कार्बन का कितना निकला है? 12। और हाइड्रोजन का कितना है? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना निकला है? 2। तो हम गुणित के नियम से करेंगे तो यहाँ पे कितना कर देंगे? 2 × 2। तो यहाँ पे रेशियो कितना निकल जाएगा जल का?
जल का कितना निकल जाएगा H2O, यानी इसका निकल जाएगा 4:16, यानी इनका जो रेशियो होते हैं, जो व्युत्क्रम अनुपात का जो रेशियो होते हैं वो सेम सेम निकलते हैं। कितना 12:4 और 4:6, जो 16 जो हाइड्रोजन का होगा वो सेम रेशियो निकलेंगे। अब है पांचवा है गेलुसेक का नियम। क्या है पांचवा? गेलुसेक का नियम। गेलुसेक का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इस नियम के अनुसार, गेलुसेक का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार गैसें जब परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है कि गैसें जब परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके अभिकारी आयतनों में परस्पर तथा अभिक्रिया में बने गैसीय उत्पादों के आयतनों से सरल अनुपात होता है। जब सभी गैस समान ताप एवं दाब की स्थिति में हो। क्या बोला है? जब गैसें जब परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके अभिक्रिय आयतनों में परस्पर तथा अभिक्रिया में बने गैसीय उत्पादों के आयतनों में सरल अनुपात होता है जब सभी गैस समान ताप तथा दाब की स्थिति में हो। देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन ले लिया। जब इन दोनों की हमने अभिक्रिया कराया तो क्या मिला हमें? 2HCl, यानी हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। और ये क्लोरीन क्या है? गैस है। जब क्लोरीन दोनों गैसों को हमने जब अभिक्रिया कराया तो क्या मिला? एक गैस ही मिलेगा। दूसरा हमने नाइट्रोजन ले लिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ले लिया, तो इनको जब हमने अभिक्रिया कराया तो क्या मिला? अमोनिया। यानी नाइट्रोजन क्या है? गैस है। हाइड्रोजन भी गैस है। जब हम दोनों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब गैस को अभिक्रिया कराएंगे तो एक गैस ही मिलेगा। तो परिभाषा क्या बोल रहे हैं? जब गैसें जब परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती है तो उनके अभिकारी आयतनों में परस्पर तथा अभिक्रिया में बनने गैसीय उत्पादों के आयतनों से सरल अनुपात में होता है जब सभी गैस समान ताप एवं दाब की स्थिति में हो। आई होप आपको समझ आ गया। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर ये लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।